तारीख में हम लोग क्या करते हैं, तो आज की तारीख में सिर्फ हम लोग बड़े बड़े कुएं बनाते हैं और उससे ये जो प्राकृतिक गैस या क्रूड ऑयल है उसको निकालते हैं। ये जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो क्या करती है, तो ये ऐसी जगह पे जहां इस ऑयल या गैस मिलता है वहां बड़े बड़े अपने कुएं तैयार करती है और उस कुएं में से ये क्रूड ऑयल और गैस निकालती है और बाद में इसको रिफाइनरी बेच के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ तक कि अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है हमारे घर में, अभी ये जो रोशनी है, ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, इस सब कुछ जो बिजली है ये भी आती है बायोमास से। क्योंकि पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा बिजली आज भी बनती है फॉसिल फ्यूल से, यानी कोयला, प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल से। यहाँ तक कि हमारे देश में भी लगभग 75% बिजली बनती है इस फॉसिल से, यानी बायोमास से। दोस्तों, ये बायोमास, ये वनस्पति ही बेसिक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को रोशन करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो चलिए देखते हैं कि बायोमिथेनाइजेशन यानी क्या। तो दोस्तों, ये जो बायोमास है इसमें जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को मीथेन के स्वरूप में बाहर निकालना या मीथेन का निर्माण करना, इसको कहते हैं बायोमिथेनाइजेशन। बायोमास से मीथेन बनाना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं बायोमिथेनाइजेशन। और बायोमिथेनाइजेशन का दूसरा मीनिंग, अर्थ ये भी है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। यानी ये इस बायोमास से हम लोग जो मीथेन बनाते हैं इसका काम करते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको कहते हैं बायोमिथेनाइजेशन। तो सिंपल है, जो बायोमास आज हमारे नेचर में, कल्चर में है, उससे ऊर्जा, यानी ये जो मीथेन है ये बेसिकली उस बायोमास में हुआ जो ईंधन है, जो ऊर्जा है, उसको हम लोग निकालते हैं और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं बायोमिथेनाइजेशन। दोस्तों, लेकिन ये मीथेन इस प्रक्रिया को छोड़ बाकी की प्रक्रिया में से भी आता है। नंबर 1 कि ये जो मीथेन है, ये जो बायोमास से बनी हुई एनर्जी, ये हमारे धरती के अंदर है। तो जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से भी मीथेन बाहर आता है। आज जो भी हमारा कचरा है, जो भी म्युनिसिपल वेस्ट है, आज गांव में भी इतना सारा वेस्ट बन चुका है, तो वहां जो भी जो गीला या सड़ने वाला जो कचरा होता है उसका जो विघटन करते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे भी मीथेन जनरेट होता है और वो हवा में चला जाता है। हमारे जो सभी जो एनिमल्स है, प्राणी, उनकी जो टॉयलेट है उसमें से भी बहुत मीथेन का निकास होता है और वह बहुत मीथेन की निर्मित होती है। और केमिकल डिग्रेडेशन, इस सूरज की रोशनी से भी एक केमिकल डिग्रेडेशन होकर मीथेन तैयार होता है। दोस्तों, ये मीथेन अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दें तो इस मीथेन में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा। यानी अगर उसको ऐसे ही छोड़ते तो ये बहुत ज्यादा तापमान गर्म कर सकता है। यानी हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं ये हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अभी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्मी तैयार करेगा उससे 28 गुना ज्यादा ये 1 टन मीथेन गर्मी तैयार करता है। तो ग्रीन हाउस गैस करके अगर इसको ऐसे ही छोड़ा हम लोगों ने, तो बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। लेकिन इसको अगर हम लोग ने इस्तेमाल किया तो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट ईंधन है ये मीथेन। आज अगर हम लोग कुकिंग की बात करें एलपीजी को, तो हमारी घर की रसोई हो या बड़े बड़े होटल्स हो, हर जगह यह एलपीजी को 100% रिप्लेस कर सकता है। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, वाहनों की बात करें, तो आज आपकी कोई भी गाड़ी जो आज पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर चलती है, 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर से लेके बस, ट्रक, सब कुछ, ये सभी वाहन आज हम लोग इस मीथेन पे चला सकते हैं सीएनजी के माध्यम से। आज कोई भी ऐसी मशीन है जिस मशीन से आप बिजली बनाते हैं, जिस मशीन से ऊर्जा बनाते हैं, ऐसी कोई भी मशीन जो किसी भी फैक्ट्री में लगी हो, जिसकी वजह से वो फैक्ट्री चल रही है, ऊर्जा मिल रही है, वो सभी मशीनें आज हम लोग मीथेन के ऊपर चला सकते हैं। दोस्तों, ये जो बायोमिथेनाइजेशन प्रोसेस है जिसको हम हमारे फैक्ट्री में बनाने वाले, इसके 4 स्टेप्स है। पहला जो स्टेप है वो है हाइड्रोलिसिस। दूसरा जो स्टेप है उसको कहते हैं एसिडोजेनेसिस। तीसरा है एसिटोजेनेसिस और चौथा है मिथेनोजेनेसिस। दोस्तों, हाइड्रोलिसिस यानी क्या? तो ये जो रॉ मटेरियल हम लोग इस बायोमिथेनाइजेशन के लिए डालते हैं, उस सभी रॉ मटेरियल को हम उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं, क्रश करते हैं। वो जो रॉ मटेरियल उसको क्रश करते हैं। उसका कारण यह है कि क्रश करने के बाद उसका जो सरफेस एरिया है
उस रॉ मटेरियल का वो बढ़ता है और फिर ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और उसका विघटन कर सकते हैं, उससे एनर्जी निकाल सकते हैं। और पानी एक अच्छा मीडियम होता है कि जिसकी वजह से ये प्रक्रिया और बेहतर और सुलभ होती है। दोस्तों ऐसा समझे ये बिल्कुल हमारे खाने जैसा है। हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हमारी पहली स्टेप क्या होती है कि वो निवाला हम लोग मुंह में लेते हैं और उसको चबाते हैं, चबाते 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 चबाते, और जब चबाते हैं तो मुंह में जो सलाइवा होती है वो भी उसके साथ मिक्स हो जाती है और वो बनता है हाइड्रोलिसिस। और फिर उस पर बेहतर हमारे अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस पर काम कर सकते हैं और अच्छा उसका डाइजेशन हो सकता है। अगर आपको याद होगा तो हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो हमेशा हमें कहते थे कि जो भी खाना आप खाओगे तो ज्यादा बार उसको अच्छी तरह से उसको चबाओ। और ये बहुत 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 सही है, साइंटिफिक रीजन है कि अगर आप उसको अच्छा चबाओगे तो अच्छी आपका अच्छा डाइजेशन होगा, अच्छी आपको ऊर्जा मिलेगी। दूसरा जो उसका उसकी स्टेप है उसको कहते हैं एसिडोजेनेसिस। अभी जीनेसिस यानी निर्माण करना, और एसिड तो जो भी रॉ मटेरियल आता है उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन होता है और लिपिड यानी ऑयल होता है। और इन तीनों के जो बेसिक मॉलिक्यूल्स है उस बेसिक मॉलिक्यूल से हम फैटी एसिड बनाते हैं। ये हुआ दूसरी स्टेप, इसको कहते हैं एसिडोजेनेसिस, फैटी एसिड का निर्माण करना। तीसरी जो स्टेप है वो है एसिटोजेनेसिस। ये जो फैटी एसिड है इससे हम लोग वोलाटाइल फैटी एसिड बनाते हैं और बड़ी मात्रा में, और अभी मात्रा में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की भी जनरेशन शुरू होती है। और आखिरी जो प्रोसेस है वो है मिथेनोजेनेसिस। जेनेसिस यानी निर्माण करना, मीथेन यानी मीथेन का निर्माण करना। यानी इस स्टेप के बाद जो गैस बाहर आती है उसमें मैक्सिमम मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बाकी की चीजें। तो दोस्तों जो भी ये 4 स्टेप के बाद, इस प्रक्रिया के बाद जो बायोगैस बनता है उसका अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो लगभग 60% उसमें मीथेन होता है, लगभग 32 से 35% तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें 2 से 5% में उसमें वाफ होती है, हवा की वाफ होती है, पानी होता है, और बाकी के भी छोटे छोटे उसमें गैसेस होते हैं जैसे अमोनिया। दोस्तों जितना बेहतर आपका डाइजेशन होगा, जितना बेहतर ये 4 स्टेप्स होंगे उतना बेहतर डाइजेशन होगा, उतनी बेहतर उससे ऊर्जा हम लोग निकाल सकते हैं और उतना बेहतर हमारे बायोगैस में मीथेन होगा। और अगर ज्यादा मीथेन है तो वो बायोगैस, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ऊर्जा की क्षमता बहुत बढ़ती है। ये बिल्कुल हमारे खाने जैसा ही है। हम लोग भी कैसे खाना खाते हैं, तो हमारे भी यहाँ अगर आप देखोगे तो 4 प्रोसेस। हम लोग तो पहला जो हाइड्रोलाइसिस करते हो मुंह में खाना खाते हैं, वहां थोड़ा सा पहला डाइजेशन होता है। बाद में एसिडोजेनेसिस जो है वो स्टमक में होता है, वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और जिसके वजह से फिर वो और ज्यादा डाइजेशन होता है उसका। और जब हम लोग टाइम पे खाना नहीं खाते या गलत खाना खाते हैं तो वो एसिड भी बढ़ता है उसको डाइजेशन करने के लिए। बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बाद में लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और पूरे ये जो 4 जगह पे ये खाना खाने के बाद, अच्छी तरह से डाइजेशन करने के बाद हमें मिलते हैं अच्छी ऊर्जा, हमें मिलते हैं अच्छे मूल द्रव्य। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पेट सफा हर रोग दफा। उसका कारण ही ये है कि अगर आपका डाइजेशन, पाचन संस्था अच्छी है तो आपको बहुत अच्छी ऊर्जा और सभी जो मूल द्रव्य जो खाने में होते हैं वो अच्छी तरीके से मिलते हैं और आपको रोग बहुत कम होते हैं, बीमारियां कम होती हैं। तो वैसे ही होता है इस बायोमिथेनाइजेशन प्रोसेस। ये भी जो हमारा जो प्रोसेस है ये भी एक तरह से बायोमिथेनाइजेशन प्रोसेस है, जिससे हम लोग कोई भी जो बायोमास खाते हैं और उससे हम लोग पाते हैं ऊर्जा, और सुबह जो निकलता है वो फर्टिलाइजर। दोस्तों ऐसा समझे कि जब ये 4 प्रोसेस में होता है तब ये अच्छी तरह से होगा। लेकिन अभी तक आपने जो भी बायोमिथेनाइजेशन या बायोगैस के प्रोजेक्ट देखे होंगे वो इस तरह से दिखते हैं, यानी एक चेंबर पे पूरा बायोमास लेके आप उसको डंप करते हो और आप सोचते हो कि इससे हमें बायोगैस निकलेगा, उसमें बहुत अच्छी ऊर्जा या कैलोरीफिक वैल्यू होगी। कैसे होगा ये? हमें हमेशा ऐसे बोला जाता है कि देखो ऐसी प्रोसेस होती है बायोगैस कि आप रॉ मटेरियल लीजिए, उसको टुकड़े कीजिए, उसका साइज रिडक्शन कीजिए, प्री ट्रीटमेंट यानी पानी डालिए, हाइड्रोलिसिस कीजिए और फर्मेंटेशन के लिए डाल दिए, फिर आपको मिलेगा बायोगैस। कैसे होगा ये बताइए? आज ऐसे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं कि जो एक चेंबर में ये पूरा रॉ मटेरियल जाता है,
तो कैसे वो ये जो कुदरत ने प्रक्रिया बनाई है, नेचर ने प्रक्रिया बनाई है, कैसे वो 100% डाइजेशन होगा? तो फिर इसके बाद जो गैस आती है बाहर, उसमें मीथेन बहुत कम होता है क्योंकि पूरा डाइजेशन ही नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो इसमें कैलोरीफिक वैल्यू इतनी कम होती है कि इससे हम लोग एलपीजी को रिप्लेस नहीं कर सकते, बाकी के जैसे सीएनजी नहीं बना सकते। इतना ही हो कर सकते हैं कि हम लोग उसको जला के थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी या रोशनी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये करने के लिए इसी लोग हमारी जो अगर टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे, एमसीएल का अप्रोच अगर देखोगे, तो एमसीएल में तो हर चीज के लिए, हर एक स्टेप के लिए अलग अलग स्वतंत्र ऐसा रिएक्टर है, और ये रिएक्टर है जो हर इस स्टेज को अच्छी तरह से क्लियरली पूरी तरह से तैयार करता है। और इस रिएक्टर में हम लोगों ने सेंसर भी रखे, पीएच, टेम्परेचर, ताकि हर प्रोसेस अच्छी तरीके से। अब इस बायोमिथेनाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल आज की तारीख में यूज होता है? तो जैसा मैंने कहा कि बायोमिथेनाइजेशन में कोई भी बायोमास हम लोग यूज कर सकते हैं। ये पूरा जो वनस्पति से, प्राणी से और उनका जो कोई उनकी प्रोडक्ट्स है, वो सबसे हम लोग बायोमिथेनाइजेशन कर सकते हैं और उसकी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जितने भी प्रकल्प, जितने भी प्लांट, जितने भी प्रोजेक्ट्स बायोमिथेनाइजेशन के भारत में लगे हैं, 99% ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बने हैं सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के ऊपर। यानी चाहे वो म्युनिसिपालिटी का गीला कचरा हो, चाहे वो खेती का कचरा हो, चाहे जो एनिमल्स है उनका गोबर हो, उसके ऊपर ये प्लांट्स मैक्सिमम लगे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो सतत स्कीम है, सतत स्कीम में अगर आप देखोगे कि भारत सरकार को 5000 ऐसे प्लांट लगाए जिससे हम लोग सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस हम लोग तैयार करें। लेकिन इस सीबीजी के लिए रॉ मटेरियल का क्या है, अगर आप उस पर देखोगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल यानी ग्रामीण स्वच्छता ग्रामीण योजना जो है, उसमें से गांव का जो कचरा है, एग्रीकल्चर जो वेस्ट है, उसको उन्होंने रॉ मटेरियल यहाँ लिया। यानी हमारे इस सिस्टम में अगर आप देखोगे तो बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट यानी क्या, तो कचरे का प्रोजेक्ट यानी बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट ऐसा सब जगह बना है। हर म्युनिसिपालिटी में, हर जगह आप अगर कोई भी बायोगैस, कोई भी बायोमिथेनेशन का प्रोजेक्ट आप देखो ना, तो उसका एक ही मकसद होता है कि कचरा जो है, वेस्ट जो है, उसका 100% ट्रीटमेंट करना। तो वो संकल्प, वो स्टेटस बन चुका है हमारे इस बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट का। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बायोमिथेनाइजेशन के ऊपर काम करने वाला भारत देश सबसे पहला देश, बहुत पहले, यानी इस बायोमिथेनेशन के ऊपर, इस बायोगैस के ऊपर पॉलिसी बनाने वाले, प्रोजेक्ट्स लगाने वाले सबसे कोई अगर देश होगा, सबसे ज्यादा, सबसे पहले काम शुरू करने वाला, वो है हमारा भारत देश। और इसका कारण यह है कि जैसे हम लोग अभी आबादी में दूसरे स्थान के ऊपर है, वैसे ही जो प्राणी हो, ये जो जानवर है, उसकी आबादी में हम लोग सैकड़ों साल से नंबर 1 पे है। यानी हमारे यहाँ जितनी आबादी है उतनी आबादी पूरी दुनिया में कहीं नहीं। इसीलिए इस जानवरों के जो उनका काउडंग था, उनका गोबर था, उसके ऊपर बायोगैस के प्रोजेक्ट यहाँ पहले से लगते हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो 1800 सदियों में भी ये प्रोजेक्ट लगे। पहला जो कमर्शियल प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो 1939 में प्रोजेक्ट लगाया गया, जो मुंबई में दादर में लगाया था, और उसे बिजली बना के उन्होंने स्ट्रीट लाइट की। तो तब से लेके इतने सारे प्रोजेक्ट हमारे देश ने लगाए हैं। ये बाकी के देश में कहीं भी इतना काम नहीं हुआ होगा जितना हमारे देश में हुआ है, इतने साल से, सदियों से होता आ रहा है। और अगर आप देखोगे कितने प्रोजेक्ट हम लोगों ने लगाए, तो 1990 में, 91 में लगभग 12.5 लाख प्रोजेक्ट ऑन पेपर हमारे इधर थे। और आज 2012-13 की बात करें तो लगभग 45 लाख प्रोजेक्ट्स बायोगैस के इंडिया में लग चुके हैं। लेकिन इनसे कितनी ऊर्जा तैयार हो रही है, कितना गैस तैयार हो रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि उससे रसोई का गैस हम लोग तैयार कर सके, तो कितना गैस हम लोग बना रहे हैं। तो दोस्तों फिगर ये है, जो गवर्नमेंट की फिगर है, कि जितना एलपीजी हमको लगता है, उस एलपीजी की रिक्वायरमेंट का 5%, सिर्फ 5% इतना गैस हम लोग बना रहे हैं। यानी 45 लाख प्रोजेक्ट्स और बना रहे सिर्फ 5% ऑफ एलपीजी।
तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, घर के पीछे जो लगते हैं ना वो, और पहले से डे वन से ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतने अच्छे बेनिफिट्स है कि गवर्नमेंट में इसके ऊपर 35%, 30 से 35% इसके ऊपर सब्सिडी दी थी। तो इसलिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स उसी चक्कर में लगे हैं, और कितने प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं, कितने बंद है, इसका नंबर अभी नहीं। तो दोस्तों, और ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो जैव ईंधन का जो हम लोग अभी प्रसार और उसको बढ़ा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है। यही बात चाइना ने सिर्फ 10-15 साल, 10-12 साल पहले चाइना के समझ में, और आज के तारीख में अगर आप देखोगे कि पिछले 10 सालों में चाइना ने क्या किया, तो हमारे देश में जितने भी कैपेसिटी है बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट से बनाई हुई, उसे 40 गुना कैपेसिटी चाइना ने तैयार की है। दोस्तों, आज ये पूरा जो पर्सपेक्टिव है हमारे देश में बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट को लेकर, जो सोच है उसको बदलने का काम करने वाली है। हम आने वाले दिनों में ये पूरी सोच बदलने वाले, ये जिस प्रोजेक्ट को ये सभी लोग अगर कचरे का प्रोजेक्ट बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बोलते हैं, हमारे लिए वो प्रॉपर जैव ईंधन तैयार करने वाली फैक्ट्री है। हम ये प्रोजेक्ट जो बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट लगेंगे ना, वो सभी जैसे कोई इंडस्ट्री में लगता है ना, अगर आप स्टील की फैक्ट्री लगाते हो, आप किसी वाहन या कार तैयार करने वाली फैक्ट्री लगाते हो, आप मोबाइल तैयार करने वाली फैक्ट्री लगाते हो, आप कोई भी फैक्ट्री अगर आप लगाते हो तो क्या क्या सोचते हो उसके बारे में, रॉ मटेरियल कितना तैयार करेंगे, कहाँ बेचेंगे, सब कुछ। वैसे ही हमारे लिए ये जो है, ये बायोमिथेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री की फैक्ट्री, और ये हमारे लिए 100% ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग ये रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस तैयार करेंगे, और ये पूरे जो हमारे आज मार्केट में ये फॉसिल फ्यूल जो चलते हैं, जो बाहर से लाते हैं, उसको हम 100% रिप्लेस करेंगे। हम इसीलिए अगर आप हमारी टेक्नोलॉजी भी देखोगे तो सिर्फ टेक्नोलॉजी देख के आपको पता चलेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिर्फ एक डोप के ऊपर ऐसे फर्मेंटेशन का काम चलता है। अभी कुछ देश है जो अभी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन एमसेल की तरफ देखिए, एमसेल की अगर ये टेक्नोलॉजी भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चीज के लिए, इस सेक्टर के लिए हम लोगों ने कितनी तैयारी की। इसके अलावा हमारे प्रॉपर एक बिजनेस टारगेट्स है कि हम लोग ये जो प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे, इस प्रोजेक्ट्स की क्या कैपेसिटी हो। हम हर तहसील में कम से कम 100 टन जैव ईंधन का निर्माण करना चाहते हैं, और 100 टन और उसके मल्टीपल्स जितना ज्यादा हो सके। लेकिन आज कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमारे हर तहसील में 400, 500, 600 टन की फैक्ट्री लग सकती है, और वो हम लोग लगाएंगे। और जैसे आप कोई भी दूसरी, जैसे आप कार तैयार करने की फैक्ट्री लगाते हैं, और आप फिर देखते हो कि मुझे अगर साल में 1000 कारें तैयार करनी है, तो हमें इतना टायर लगेगा, इतना स्टील लगेगा, इतनी बैटरियां लगेगी, इतना सब कुछ लगेगा, यानी रॉ मटेरियल के बारे में सोचते हैं। वैसे ही रॉ मटेरियल इसके लिए कितना लगेगा, ये भी हम लोगों ने सोच के रखा है। कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कितना रॉ मटेरियल लगा, कितने हेक्टर के ऊपर हम लोग ये रॉ मटेरियल करवा के लेंगे, और ये प्रॉपर जैसे वहां आप स्टील कहां से लेते हैं, वेंडर से लेते हो, उनको पैसे दे, वैसे ही हम अपने किसान भाइयों से ये रॉ मटेरियल प्रॉपरली कमर्शियली तैयार करके लेंगे। और ये जो रॉ मटेरियल उसका नाम है नेपियर ग्रास। अब ये नेपियर ग्रास कितना आएगा, किसानों को कितना फायदा होगा, ये भी बहुत ही क्लियर है। आज पूरे भारत में कहीं भी आप जाओगे और नेपियर ग्रास को देखोगे, हत्ती गवत, राजा गवत, सब कुछ, तो ये कम से कम 300 टन प्रति हेक्टर उपजाऊ जमीन में आता है। लेकिन जैसे जैसे अभी नेपियर ग्रास की बेहतर वैरायटीज आ रही है, तो उपजाऊ जमीन में आराम से वो 500 टन पर हेक्टर प्रति साल ही आता है, और इसको हम 1000 रुपए प्रति टन के हिसाब से खरीदने वाले। तो हम अपने किसान भाइयों को 3 लाख से 5 लाख रुपए प्रति हेक्टर हम लोग देने वाले। तो ये जो फैक्ट्रीज है, ये जो बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट बाकी के लिए होगा, बाकी अभी तक लोग सोचते हैं कि बायोमिथेनाइजेशन प्रोजेक्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट और ये सब बायोगैस, हमारे लिए बायोगैस नहीं है। हमारे लिए प्रॉपर कृषि आधारित बहुत बड़ा प्रकल्प है, कृषि आधारित उद्योग है, और जिसको हम लोग पूरे भारत में करने वाले हैं। अभी इस बायोमास के लिए हमने देखा कि नेपियर ग्रास हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बायोमास का सोर्स करके अलगे के ऊपर काम चल रहा है। अभी अलगे यानी क्या, अलगे यानी शैवाल, अलगे यानी काई,
कैसे कैसे लगता है कि अलगे आने वाले दिनों में, और 4th जनरेशन बायोफ्यूल में अलगे का नाम होता है, तो क्यों अलगे के बारे में इतना लोग काम कर रहे हैं? तो ये चलो देखते हैं। नंबर 1, अलगे के बहुत काफी ऐसी गुण है जिसकी वजह से अलगे को एक प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कहा जाता है। नंबर 1, ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जीव सृष्टि अगर चालू हुई होगी, जीव पहले कोई तैयार हुआ होगा हमारी पृथ्वी के ऊपर, तो वो था ये अलगे, ये शैवाल। दोस्तों ये जो अलगे है ये वनस्पति है, लेकिन ये वनस्पति बाकी के वनस्पति जैसे या पौधे जैसी बढ़ती नहीं है। ये एक यूनिसेल्युलर प्लांट है। अभी कोई भी वनस्पति, कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ या कोई भी प्राणी या आप हम सभी लोग, ये बनते हैं करोड़ों पेशियों से, लेकिन ये अलगे ऐसे बहुत सारे पेशियों से नहीं बनता, एक पेशी से बनता है, सिर्फ यूनिसेल्युलर प्लांट। और ये क्या करता है, ये बढ़ता कैसे है कि ये दुगना होता है ना, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, ऐसे ये बढ़ता है। और पूरी दुनिया में सबसे एफिशिएंट अगर प्लांट कोई है तो वो है अलगे। वो कैसे? ताकि दोस्तों ये पूरे जो संसार में ये पेड़ हमको जो हरे नजर आते हैं, उसका कारण है कि इस पेड़ों में, इस वनस्पति में होता है क्लोरोफिल, हरित लवक जिसे बोलते हैं। और ये हरित लवक ये होता है कि जिसके वजह से वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और ये पौधे, ये पेड़ अपना अनाज बनाते हैं। अब ये अलगे ये ऐसी वनस्पति है कि इसमें इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है क्लोरोफिल का, वो सबसे ज्यादा है। पूरे संसार में जितने भी पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे ना, उससे सबसे अधिक कार्यक्षम अगर कोई वनस्पति है तो वो है अलगे। उसकी कैपेसिटी, वो सूरज की रोशनी लेके, उसकी ऊर्जा लेके खाना बनाने की जो कैपेसिटी है, वो अलगे के संसार में सबसे ज्यादा है। तो बहुत फास्ट ये अलगे अपना खाना बना सकते हैं, इतना के जितना अलगे आप डालोगे ना, हो सकता है एक दिन में वो डबल होता है। कुछ ऐसे अलगे हैं कि जो सिर्फ 12 घंटे में डबल होते हैं, कुछ ऐसे जो सिर्फ 8 घंटे में डबल होते हैं। यानी अगर नेपियर ग्रास की बात करें आप, तो हमें आगे जाके हर 15 दिन में हम लोग उसकी कटाई कर सकते हैं, लेकिन अलगे में ऐसा हो सकता है कि हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन आपको उसकी यील्ड मिलती रहे। दोस्तों अलगे इतनी जगह पे आता है, इस तरीके से आता है कि अलगे के नॉन जो हमें मालूम है, लोगों को मालूम है, ऐसे 3 लाख जाति है इस अलगे के, है ना। इसके अलावा बहुत सारी जाति हो सकती है जो इस संसार में हमें पता ही नहीं, जो मालूम है वो 3 लाख स्पीसीज। ये अलगे हर जगह आता है, यानी अच्छा पानी हो, नदी का पानी या सलाइन वाटर हो, या इवन आपके बारिश में अगर कोई छोटा सा कोई तालाब तैयार होता है, या छोटा सा इवन रोड पे भी अगर कोई छोटा सा पानी हो जाता है तो उस पे आ जाता है अलगे। इतने फास्ट ग्रो होता है, हर जगह ग्रो होता है, कहीं भी ठंडे कोई भी जगह हो, कोई भी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन हो, ये अलगे आता है, इसलिए उसकी इतने सारे जाति प्रजाति है। और दोस्तों इस अलगे में होता है ऑयल, इसलिए जब वो ऑयल उस अलगे से जब हम लोग फिसलते क्यों है, क्योंकि उसमें ऑयल होता है। और ये इसका कारण यह है कि बहुत छोटे छोटे लेयर पे भी ये आता है, क्यों है, क्योंकि अलगे को, इस शैवाल को आने के लिए पानी का सिर्फ ऊपर का 1 सेंटीमीटर इतना ही भाग चाहिए होता है, वो नीचे नहीं ग्रो होता, वो सिर्फ ऊपर ही अपना लेयर बनाता है। 1 सेंटीमीटर इतना पानी रहा ना तो भी अलगे आएगा। तो इसीलिए हर जगह पर ये आता है। और लगभग 72 ऐसी चीजें हैं, फैक्टर्स है, जो अलगे की ग्रोथ कंट्रोल करते हैं। यानी बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही विशिष्ट ऐसी वनस्पति जिसको इतने सारी चीजें लगती है या कंट्रोल करती है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, वो लेयर बदलने जैसी बहुत सारी चीजें इसमें आती है। पूरी दुनिया में अलगे की खेती होती है।